वीक 1 के 5th लेक्चर में आपका स्वागत है। अभी तक हम जो कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझ रहे थे, उसमें आर्गुमेंट, इन्फरेंस और स्टेटमेंट्स को समझा है कि ये क्या होते हैं। अगला जो हमारा ज़रूरी कॉन्सेप्ट समझना है जिसको, वो है कंक्लूज़न और प्रीमिसेस का। कंक्लूज़न और प्रीमिसेस को साथ क्यों देख रहे हैं, उसका भी एक रीज़न है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए स्पष्ट किया जाएगा। कंक्लूज़न क्या होता है? इन एनी आर्गुमेंट द प्रोपोजिशन टू विच द अदर प्रोपोजिशंस इन द आर्गुमेंट आर क्लेम्ड टू गिव सपोर्ट और फॉर विच दे आर गिवन एज रीजन्स आर कॉल्ड कंक्लूजन्स। कंक्लूज़न वो प्रोपोजिशन है या स्टेटमेंट है जो बाकी किसी प्रोपोजिशन से निकाला जाता है, डेराइव किया जाता है, या ऐसा कहा जाता है कि ये कुछ प्रोपोजिशन इस प्रोपोजिशन को सपोर्ट दे रहे हैं। तो जो प्रोपोजिशन, जो बाकी प्रोपोजिशन जिस प्रोपोजिशन को सपोर्ट देते हैं या उनसे जो निकाला गया प्रोपोजिशन है, उसको हम कहते हैं कंक्लूज़न। हिंदी में इसको निष्कर्ष कहा जाता है। ये कंक्लूज़न वर्ड और निष्कर्ष वर्ड इतना आपसे अपरिचित नहीं है जितना जो हमारा अगला टर्म है प्रीमिसेस। प्रीमिसेस को बताने के लिए हमें कंक्लूज़न का जो आइडिया है उसको यूटिलाइज़ करना पड़ता है। और हम ऐसा बोल सकते हैं, इन एन आर्गुमेंट द प्रोपोजिशंस अपॉन विच इन्फरेंस इज बेस्ड, द प्रोपोजिशंस दैट आर क्लेम टू प्रोवाइड ग्राउंड्स और रीजन्स फॉर द कंक्लूज़न। जो कंक्लूज़न के लिए ग्राउंड्स प्रोवाइड करते हैं या कंक्लूज़न के लिए रीजन्स देते हैं, या कंक्लूज़न जिनमें से निकाला गया है ऐसा बोला जाता है, उन प्रोपोजिशन को, उन स्टेटमेंट्स को प्रीमिसेस कहते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि प्रीमिसेस और कंक्लूज़न, जैसा कि अभी मैंने शुरू करते हुए कहा था कि ये दोनों एक साथ अध्ययन करने ज़रूरी हो जाते हैं। क्योंकि ये दोनों ही रिलेटिव टर्म्स हैं। कभी भी एक कंक्लूज़न के रिलेशन में ही कोई प्रीमिस होता है और एक प्रीमिस के रिलेशन में ही कोई कंक्लूज़न होता है। ऐसा नहीं है कि जो एक कंक्लूज़न है वो हर जगह पे कंक्लूज़न ही होता है। मान लीजिए कि एक आर्गुमेंट में कोई कंक्लूज़न है, वो दूसरे आर्गुमेंट में प्रीमिस बन सकता है। जैसे उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि ऑल मैन आर मोर्टल, सोक्रेटिस इज़ अ मैन, देयरफॉर सोक्रेटिस इज़ मोर्टल। इस एग्ज़ाम्पल में, इस आर्गुमेंट में ऑल मैन आर मोर्टल जो स्टेटमेंट है वो एक प्रीमिस की तरह आया है। मान लीजिए इसकी जगह हम दूसरा आर्गुमेंट लें, पर्सन 1 इज़ मोर्टल, पर्सन 2 इज़ मोर्टल, पर्सन 3 इज़ मोर्टल। इसी तरह से हम n नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ये अगर स्टेटमेंट बनाएं कि पर्सन n इज़ मोर्टल, और इन सारे ऑब्जर्वेशन से कंक्लूज़न निकालें ऑल मैन, देयरफॉर ऑल मैन आर मोर्टल। ये जो कंक्लूज़न है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑल मैन आर मोर्टल कंक्लूज़न के रूप में आ रहा है, और इसके पहले जो एग्ज़ाम्पल लिया उसमें ऑल मैन आर मोर्टल प्रीमिस के रूप में आ रहा था। तो जो हमारा कोई भी स्टेटमेंट प्रीमिस या कंक्लूज़न जब बनता है तो वो अपने उस आर्गुमेंट में कौन सा रोल प्ले कर रहा है, इससे तय होता है कि वो प्रीमिस है या कंक्लूज़न है। वो क्या ऐसा रोल प्ले कर रहा है कि जिसको कहा जा रहा है, जिसको क्लेम किया जा रहा है कि ये दूसरे से निकाला गया है, या कुछ ऐसा रोल प्ले कर रहा है उस आर्गुमेंट में कि जिसके बारे में बोला जा रहा है कि इससे कोई कंक्लूज़न निकाला जा रहा है। तो इस तरह के रोल को समझे बिना ही हम ये नहीं कह सकते किसी स्टेटमेंट के बारे में कि वो प्रीमिस है या कंक्लूज़न है। तो जो भी प्रीमिस या कंक्लूज़न की शब्दावली आती है वो हमेशा एक आर्गुमेंट के अंदर आती है, और उस आर्गुमेंट के जो आपसी जो प्रीमिस और कंक्लूज़न का जो रिलेशन है वो आपसी है, वो रिलेटिव टर्म्स हैं, उनको एक दूसरे के लाइट में ही बोला जा सकता है। एनी स्टेटमेंट इज़ नेवर एब्सोल्युटली कंक्लूज़न और प्रीमिस। साथ में ये भी ध्यान देना चाहिए हमें कि जो नेचुरल लैंग्वेज में आर्गुमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं, आर्गुमेंट्स रखते हुए हम कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले प्रीमिसेस को दें और लास्ट में कंक्लूज़न को दें। नेचुरल लैंग्वेज में आर्गुमेंट्स जब रखे जाते हैं तो उसमें कंक्लूज़न पहले भी आ सकता है, कंक्लूज़न प्रीमिसेस के बीच में भी आ सकता है, और कंक्लूज़न
प्रेमिसेस के बाद में भी आ सकता है। तो इस तरह से सारी पॉसिबिलिटीज़ नेचुरल लैंग्वेज में आर्गुमेंट्स में हमको अलग अलग आर्गुमेंट्स में देखने को मिलती हैं। कहीं पे कंक्लूजन पहले ही आ जाता है और बाद में प्रेमिसेस आते हैं, कहीं पे कंक्लूजन दो प्रेमिसेस के बीच में आ जाता, दो या अधिक प्रेमिसेस के बीच में आ जाता है, यानी कि कंक्लूजन के पहले भी प्रेमिसेस रहते हैं, कंक्लूजन के बाद भी प्रेमिसेस रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी प्रेमिसेस दे दी जाए फिर कंक्लूजन निकाला जाए। तो इस तरह के भी एग्जाम्पल हमको लैंग्वेज में जब आर्गुमेंट्स रखे जाते हैं तो देखने को मिलते हैं। एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुड स्टॉप ऑल सिगरेट सेल्स इमीडिएटली। आफ्टर ऑल सिगरेट स्मोकिंग इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ। इस एग्ज़ाम्पल में जो हमारा कंक्लूज़न है वो पहले आया है और जो प्रीमिस है वो बाद में आया हुआ है। तो इस तरह से नेचुरल लैंग्वेज में हर तरह के एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं जिसमें प्रीमिस पहले आए या कंक्लूज़न पहले आए या कंक्लूज़न दो प्रीमिसेस कई प्रीमिसेस के बीच में आ जाए। तो इस तरह की हर संभावना है। तो ये बहुत मायने नहीं रखती है, लेकिन जब हम एनालिसिस करते हैं, आर्गुमेंट्स की स्टडी करते हैं तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लेते हैं। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना क्या होता है आने वाले लेक्चर्स में आप सीखेंगे इस बात को। एक साधारण जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा कह सकते हैं कि पहले प्रीमिसेस हों फिर बाद में कंक्लूज़न हो। अब चूँकि आर्गुमेंट के अंदर दो टाइप्स के स्टेटमेंट्स होते हैं, एक जिनको अदर प्रीमिसेस से डिराइव किया जाता है और दूसरा जिनसे किसी कंक्लूज़न को डिराइव किया जाता है। ये दोनों टाइप के स्टेटमेंट्स आर्गुमेंट में आते हैं और इनको पहचान लेना बहुत ज़रूरी होता है आर्गुमेंट को ठीक ठीक समझने के लिए। ये पहचान करने के लिए कि एक आर्गुमेंट में कौन स्टेटमेंट प्रेमिस का रोल प्ले कर रहा है और कौन सा कंक्लूज़न का रोल प्ले कर रहा है। तो ये जब हम देख लेते हैं तो इसको देखने के लिए लैंग्वेज में कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। जब आर्गुमेंट को लैंग्वेज में रखा जाता है तो कुछ इंडिकेटर्स हमारी हेल्प करते हैं, यानी कि लैंग्वेज में जब बोला जाता है तो वो लैंग्वेज में कुछ ऐसे छोटे छोटे हिंट दे दिए जाते हैं जिससे ये पता चले कि हाँ ये कंक्लूज़न है और ये प्रीमिस है। तो ऐसे प्रीमिस इंडिकेटर्स में आते हैं सिंस, एज इंडिकेटेड बाय, बिकॉज, द रीज़न इज़ दैट, फॉर द रीज़न दैट, एज मे बी इन्फर्ड फ्रॉम, फॉलोज फ्रॉम, may be derived from, as shown by, may be deduced from, in as much as, in the view of the fact that, etc. ये सब जो हमारे इंडिकेटर्स हैं ये प्रीमिस के इंडिकेटर्स हैं, जबकि कुछ और इंडिकेटर्स होते हैं जो कि कंक्लूजन के इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि therefore, for the reason that, hence, it follows that, so I conclude that, accordingly, which shows that, in consequence, which means that, consequently, which enables that, which entails that, proves that, which implies that, as a result, which allows us to infer that, for this reason, which points to the conclusion that, thus, we may infer, etc. These are the indicators. We can say these are the indicators which hint that the statement coming after these indicators are either premise or conclusion according to the hint suggested. कभी कभी ऐसा होता है कि आर्गुमेंट्स में ऐसे कोई इंडिकेटर दिए ही न हो जिससे हम पता कर पाएँ और आसानी से प्रीमिस और कंक्लूजन का डिसीजन कर पाएँ। तो वहाँ पर हमको कॉन्टेक्स्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो जब भी हमारे पास इंडिकेटर न हो कंक्लूजन और प्रीमिस डिसाइड करने के लिए, तो हम कॉन्टेक्स्ट की मदद से प्रीमिस और कंक्लूजन का डिसीजन करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, द इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एजुकेशन थ्राइव्स ऑन इट्स ओन फेल्योर्स, द मोर पुअरली इट्स चार्जेस परफॉर्म, द मोर मनी इट आस्क्स फॉर एंड गेट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट, द मोर मनी इट गेट्स, द मोर इट कैन ग्रो इटसेल्फ। ये एक एग्जाम्पल है जो कि आर्गुमेंट है, लेकिन इसमें कहीं भी आपको इंडिकेटर नहीं दिखेगा। जो कि ऊपर बताए गए इंडिकेटर्स हैं वो इंडिकेटर्स आपको नहीं दिखेंगे। तो इसमें हम डिसीज़न लेने के लिए कि कौन सा प्रीमिस है कौन कंक्लूज़न है, उसके लिए ये जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है उस कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसमें कौन सा कंक्लूज़न है और कौन प्रीमिस है।
अगला जो कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत जहाँ पे पड़ती है वो तब पड़ती है जब कोई आर्गुमेंट में आया हुआ प्रोपोजिशन किसी डिक्लेरेटिव फॉर्म में नहीं है। अगर मैंने पहले भी बताया था कि कुछ क्लेवर यूजर्स ऑफ लैंग्वेज जो क्लेवरली लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, वो लोग अपने प्रोपोजिशन को, अपने स्टेटमेंट को क्वेश्चन के फॉर्म में या कमांड के फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो वो जो क्लेवर यूज़ ऑफ प्रोपोजिशन किया जाता है उस समय पे हमें उसमें उस क्वेश्चन, कमांड या एक्सक्लेमेशन में प्रोपोजिशन क्या है, क्लेम क्या है, स्टेटमेंट क्या है, उसको समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट को देख करके, समझ करके फिर हम डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे कौन सा प्रोपोजिशन आया हुआ है। इस तरह का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। इफ़ अ राइट टू यूथनेसिया इज़ ग्राउंडेड इन सेल्फ डिटर्मिनेशन, इट कैन नॉट रीजनेबली बी लिमिटेड टू द टर्मिनली इल। इफ़ पीपल हैव अ राइट टू डाई, why must they wait until they are actually dying before they are permitted to exercise that right? ये आप देख रहे हैं कि इसमें एक प्रोपोजिशन क्वेश्चन के फॉर्म में आया है और क्वेश्चन के फॉर्म में जो प्रोपोजिशन आया है उसमें उसके बैकग्राउंड में वो एग्जैक्ट प्रोपोजिशन क्या है, इसको समझने के लिए इसके कॉन्टेक्स्ट को देखना होता है और उस कॉन्टेक्स्ट से हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर वो क्या प्रोपोजिशन है जिसके लिए क्वेश्चन यूज़ कर दिया गया है। तो हम जब इस क्वेश्चन को प्रोपोजिशन का फॉर्मेट देते हैं रीफ्रेजिंग करके, या उसको कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद जब वहाँ पे जो प्रोपोजिशन होना चाहिए उसको रखते हैं, फिर जाकर हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि यहाँ में प्रीमिसेस कौन है और कंक्लूज़न कौन है। कभी कभी ऐसा होता है कि आर्गुमेंट में सारे जो प्रोपोजिशंस हैं वो दिए ही ना हों। जैसे कि कभी ऐसा हो सकता है कि प्रीमिसेस दे दिए जाएँ, कंक्लूज़न ना दिया जाए, या कुछ प्रीमिसेस दिए जाएं और कंक्लूजन दिया जाए, कुछ प्रीमिसेस अनसेड रहें, कहा ही ना जाए। तो ऐसे जो अनस्टेटेड प्रोपोजिशन वाला आर्गुमेंट होता है उसको हम कहते हैं एंथीमीम। एंथीमीम इज़ एन आर्गुमेंट दैट इज स्टेटेड इनकम्प्लीटली, द अनस्टेटेड पार्ट ऑफ इट बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड। जो पार्ट कहा नहीं जाता है उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। ये मान के चला जाता है कि आर्गुमेंट जिसके सामने रखा जा रहा है वो इतनी बात तो समझता ही होगा, इतना तो वो एक्सेप्ट करता ही होगा, इसलिए उसको कहने की ज़रूरत वो व्यक्ति जो आर्गुमेंट को रख रहा है वो समझता नहीं है। तो इसलिए कभी कभी हमारे आर्गुमेंट्स जो हमारे नेचुरल लैंग्वेज में आते हैं वो कुछ हिस्सा अनकहा छोड़ देते हैं और उसको हम कहते हैं, ऐसे आर्गुमेंट्स को एंथीमीम। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं human cloning like abortion, contraception, pornography and euthanasia is intrinsically evil and thus should never be allowed। इस आर्गुमेंट में आप देख रहे हैं कि एक बात तो कही गई कंक्लूजन के रूप में कि ह्यूमन क्लोनिंग अलाउड नहीं किया जाना चाहिए, और उसके लिए प्रीमिस दिया गया क्योंकि ये ह्यूमन क्लोनिंग वैसे ही इंट्रिंसिकली इविल है जैसे एबॉर्शन होता है, कॉन्ट्रासेप्शन होता है, पोर्नोग्राफी और यूथनेसिया होता है। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात यह है कि ये आर्गुमेंट अधूरा है, और आर्गुमेंट इस सेंस में अधूरा है कि इसमें एक अनस्टेटेड प्रीमिस है, और वो अनस्टेटेड प्रीमिस क्या है, व्हाट इज़ इंट्रिंसिकली इविल शुड नेवर बी अलाउड। अगला एग्जाम्पल एंथीमीम का, एवरी लॉ इज़ एन इविल फॉर एवरी लॉ इज़ एन इन्फ्रैक्शन ऑफ लिबर्टी। इसमें आप देखें कि इसमें कौन सा ऐसा प्रीमिस या कंक्लूजन अनस्टेटेड रह गया है, इसको मैं आप पे छोड़ता हूँ। इस चर्चा के बाद एक ज़रूरी चर्चा जो बच जाती है दूसरे पार्ट को समाप्त करने से पहले, वो ये है कि हम आर्गुमेंट्स को एक्सप्लेनेशन से डिफ़र करें, डिफ्रेंशिएट करें, डिस्टिंग्विश करें। आर्गुमेंट क्यों एक्सप्लेनेशन से डिफ़र करते हैं? क्योंकि इनका नेचर अलग अलग है। इफ़ अ ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशन ऑफ द स्ट्रक्चर अल्फ़ा देयरफॉर बीटा और थीटा बिकॉज गामा, द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर्स लाइक देयरफॉर एंड बिकॉज डज नॉट गारंटी दैट द ग्रुप इन क्वेश्चन इज़ एन आर्गुमेंट। तो अगर स्ट्रक्चर हमारे सामने रख दिया जाए अल्फ़ा देयरफॉर बीटा या अल्फ़ा बिकॉज बीटा, इस तरह का स्ट्रक्चर पहले देखने में प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि एक आर्गुमेंट है, लेकिन इसमें हमको ये
खुद से सवाल करना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि यहाँ पे जो आर्गुमेंट जैसा दिख रहा है उसमें जो कंक्लूजन की तरह आ रहा है, क्या वो एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है या उसको अभी इस्टेब्लिश करना बाकी है। अगर वो अपने आप में एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है तो फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो वहाँ पे जो स्टेटमेंट प्रीमिस की तरह लग रहे हैं उनसे वो डिराइव हो रहा है, बल्कि वो इस्टेब्लिश्ड फैक्ट के लिए एक एक्सप्लेनेशन का काम बस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन से आर्गुमेंट कैसे डिफ़र हो जाता है। आर्गुमेंट्स हमेशा कंक्लूजन को इस्टेब्लिश करते हैं, जबकि एक्सप्लेनेशन में कंक्लूजन ऑलरेडी इस्टेब्लिश होता है और जो प्रीमिस की तरह दिख रहे हैं वो बस उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दीज माइट बी द रीज़न। एक्सप्लेनेशन इज़ गिवन ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट वेयर एज इन आर्गुमेंट्स प्रीमिसेस एस्टैब्लिश द कंक्लूजन। ये हमारा डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक की तरह आप इसको क्राइटेरिया की तरह ले सकते हैं जब भी आपको आर्गुमेंट को एक्सप्लेनेशन से डिफ्रेंशिएट करना हो। लेकिन इस डिफ्रेंशिएशन में, इस डिस्टिंक्शन में क्या हमारी मदद करते हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि कभी कभी हमें जो ऑथर है उसके इंटेंशन की मदद लेनी पड़ती है कि वो किस इंटेंशन के साथ जो बात राइट कर रहा है या स्पीक कर रहा है, वो बोल रहा है, क्या वो किसी कंक्लूजन को इस्टेब्लिश करने के इरादे से बोल रहा है या बस एक्सप्लेन करने के इरादे से बोल रहा है। तो हमें ऑथर के इंटेंशन की मदद से भी ये डिफ्रेंशिएशन करने में सहायता मिलती है। अगला जो आर्गुमेंट और एक्सप्लेनेशन में डिफ्रेंशिएट करने का जो हेल्पफुल तरीका, एक हेल्पफुल टूल है, वो है कॉन्टेक्स्ट। हम कॉन्टेक्स्ट से सेंसिटिविटी रखते हुए जब कॉन्टेक्स्ट को ठीक ठीक समझेंगे तो उसमें भी हम देख पाएंगे, हम आसानी से आर्गुमेंट्स को एक्सप्लेनेशन से या एक्सप्लेनेशंस को आर्गुमेंट से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये डिफ्रेंशिएशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट है या इंटेंशन है ये सब देखने के बाद भी हम ये नहीं तय कर पाते हैं कि इसको आर्गुमेंट की तरह ट्रीट करें या एक्सप्लेनेशन की तरह ट्रीट करें। तब हमको ऐसी कंडीशंस में क्या करना होता है कि हमको दोनों ही प्रकार के जो इक्वली प्लॉजिबल रीडिंग्स हैं वो देने होते हैं, और दोनों वो उस केस में उसको हम एक रीडिंग में उसको आर्गुमेंट कंसिडर करते हैं और दूसरी रीडिंग में उसको एक्सप्लेनेशन कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ह्यूमन्स हैव वेरिंग स्किन कलर्स एज द कंसिक्वेंस ऑफ द डिस्टेंस आवर एंसेस्टर्स लिव्ड फ्रॉम द इक्वेटर। इट्स ऑल अबाउट सन। स्किन कलर इज़ वॉट रेगुलेट्स आवर बॉडीज रिएक्शन टू द सन एंड इट्स रेज। Dark skin evolved to protect the body from excessive sun rays. Light skin evolved when people migrated away from the equator and needed to make vitamin D in their skin. To do that, they had to lose pigment. Repeatedly over history, many people moved dark to light and light to dark. That shows that color is not a permanent trait. इस पूरे पैसेज में आप इस पैसेज को चाहें तो दो तरीके से इंटरप्रीट कर सकते हैं। पहला, एक जो फैक्ट है ह्यूमन्स हैव वेरिंग स्किन कलर्स, ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। इस फैक्ट के एक्सप्लेनेशन के रूप में इस पैसेज के बाकी सारे हिस्से को आप ले सकते हैं, या दूसरी रीडिंग में आप इस पैसेज को चाहें तो जो हमारा लास्ट सेंटेंस है दैट शोज़ दैट कलर इज़ नॉट अ परमानेंट ट्रेट, इसको आप एक कंक्लूजन की तरह कंसिडर कर सकते हैं उस आर्गुमेंट का जिस आर्गुमेंट के इस सेंटेंस को छोड़ के बाकी सारे प्रीमिसेस हैं। तो ये जो पैसेज है इसको हमने देखा कि दोनों ही रीडिंग दी जा सकती है और दोनों ही इक्वली प्लॉजिबल होंगे। अब हम जो हमारा तीसरा पार्ट है उधर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ एक्सरसाइजेज करेंगे। अभी तक जो हमने सीखा है उसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहला जो एक्सरसाइज करेंगे वो आइडेंटिफाइंग प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन्स। जो हमने इंडिकेटर्स सीखे हैं ये इंडिकेटर्स होते हैं। संभवतः आपने उनको ध्यान में बिठा लिया होगा कि कौन कौन से इंडिकेटर प्रीमिसेस के लिए आते हैं और कौन कौन से कंक्लूजन के लिए आते हैं। तो उन इंडिकेटर्स को आप जो अभी आपके सामने आर्गुमेंट्स रखे जाएंगे उन आर्गुमेंट्स में
देखने का प्रयास करेंगे। अगर वो इंडिकेटर्स नहीं दिखेंगे तो कॉन्टेक्स्ट से समझने का प्रयास करेंगे, जो ऑथर है उसके इंटेंशन से समझने का प्रयास करेंगे और बताएंगे, खुद को बताएंगे या डिस्कशन फोरम में बताएंगे, या मैं यहाँ पे आपको कुछ हिंट भी दूंगा कि कौन से जो हमारे आर्गुमेंट्स हैं उसमें कौन से प्रीमिसेस हैं और कौन से कंक्लूज़न हैं। पहला जो हम एग्जांपल ले रहे हैं जो एक्सरसाइज के लिए, जिसमें हम प्रीमिसेस और कंक्लूज़न को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो है सम नॉन ड्रिंकर्स आर एथलीट्स बिकॉज नो ड्रिंकर्स आर पर्सन्स इन परफेक्ट फिजिकल कंडीशन एंड सम पीपल इन परफेक्ट फिजिकल कंडीशन आर नॉट नॉन एथलीट्स। ये एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि जो हमारा पहला स्टेटमेंट है उसके बाद एक बिकॉज आ रहा है, जिसके बाद बोला जा रहा है नो ड्रिंकर्स आर पर्सन्स इन परफेक्ट फिजिकल कंडीशन। वैसे तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही है, एक ही जो फुल स्टॉप है वो पूरी बात बोलने के बाद लगा हुआ है, तो एक ही सेंटेंस कह सकते हैं इसको। लेकिन हम इसको अगर डिवाइड करके देखें, प्रोपोजिशंस में डिवाइड करके देखें, तो एक पहला प्रोपोजिशन है नो नॉन ड्रिंकर्स आर एथलीट्स, दूसरा प्रोपोजिशन है बिकॉज नो ड्रिंकर्स आर इन पर्सन्स इन परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, तीसरा जो प्रोपोजिशन है सम पीपल इन परफेक्ट फिजिकल कंडीशन आर नॉट नॉन एथलीट्स। देन ये जो तीन प्रोपोजिशंस हमने आइडेंटिफाई कर लिए, इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें आपको पढ़ने के बाद से ये ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि एक प्रकार का क्लेम किया गया है। क्योंकि जो बिकॉज लगा हुआ है और बिकॉज नहीं लगे हुए स्टेटमेंट्स हैं, तो बिकॉज लगने के बाद से क्योंकि, जब हम कहते हैं कि क्योंकि, तो उसके पहले जो बात बोली गई है वो उसके लिए रीज़न प्रोवाइड कर रही है, यानी कि उसके पहले की, बिकॉज के पहले की जो बात है वो कंक्लूज़न के रूप में आ रहा है, और बिकॉज जो है वो जिसके पहले आ रहा है वो रीज़न के रूप में आ रहा है। तो हमारे जो बिकॉज एक इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिससे ये क्लियर हो पा रहा है कि बिकॉज के बाद का प्रोपोजिशन और जो उसके बाद एंड लगा के फिर तीसरा प्रोपोजिशन आया है, ये दोनों ही प्रोपोजिशन प्रीमिसेस हैं, जबकि बिकॉज के पहले का जो प्रोपोजिशन है वो कंक्लूज़न की तरह इस आर्गुमेंट में आ रहा है। अगला जो आर्गुमेंट है ऑल मोर्टल्स आर इम्परफेक्ट बीइंग्स and no humans are immortals, whence it follows that all perfect beings are non-humans। इस आर्गुमेंट में आप देख रहे हैं कि इस आर्गुमेंट में भी आपको एक हिंट है, एक इंडिकेटर है, जिसको कि इंडिकेटर्स की लिस्ट में गिनाया गया था। एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि वहाँ पर इंडिकेटर्स की जो लिस्ट आपको बताई गई वो कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि जितने इंडिकेटर्स हो सकते हैं वो उसमें दे दिए गए हैं। संभव है कि और भी इंडिकेटर्स हों, और आप अपनी जो भाषा की समझ है उस समझ की मदद से भी आप और भी इंडिकेटर्स उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इंडिकेटर है व्हेंस इट फॉलोज़ दैट, इस ये कंक्लूज़न का इंडिकेटर है, और इसके बाद जो स्टेटमेंट आया है वो इस इंडिकेटर से पता चल जाता है कि ये कंक्लूज़न है। जबकि व्हेंस इट फॉलोज़ दैट के पहले की जो दो बातें हैं, दो प्रोपोजिशंस हैं, ऑल मोर्टल्स आर इम्परफेक्ट बीइंग्स एंड नो ह्यूमंस आर इमोर्टल्स, ये जो दोनों बातें हैं वो प्रीमिसेस की तरह इस आर्गुमेंट में आई हुई हैं। अगला जो हमारा आर्गुमेंट है उसको लेकर देखते हैं कि उसमें प्रीमिसेस और कंक्लूज़न क्या आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं या नहीं। सम पॉलिटिशियंस आर पावर हंग्री पीपल, सो सम पार्टिसिपेंट्स इन स्टूडेंट गवर्नमेंट are not politicians, since all participants in student government are power hungry people। ये जो आर्गुमेंट है इसमें एक इंडिकेटर की तरह सिंस आ रहा है, और सिंस के बाद का जो स्टेटमेंट है ये तो क्लियर है कि सिंस के बाद का स्टेटमेंट प्रीमिस है, लेकिन दूसरा इंडिकेटर भी हमको देखने को मिलता है जो सो सम पार्टिसिपेंट्स इन स्टूडेंट गवर्नमेंट आर नॉट पॉलिटिशियन। ये जो सो है वो कंक्लूज़न का इंडिकेटर है। तो कंक्लूज़न के इंडिकेटर के बाद, कंक्लूज़न के इंडिकेटर के साथ जो आ रहा है वो कंक्लूज़न हुआ, सिंस के साथ जो आ रहा है वो प्रीमिस हुआ, लेकिन जो तीसरा जो सबसे पहले स्टेटमेंट आया हुआ है वो पॉलिटिशियंस आर पावर हंग्री पीपल, ये जो स्टेटमेंट है इसका डिसीज़न करने के लिए कोई इंडिकेटर तो नहीं है, लेकिन हमको ये समझना होगा
कि किसी एक आर्गुमेंट में एक ही कंक्लूज़न होता है। हम आर्गुमेंट कितने हैं किसी पैसेज में ये कंक्लूज़न के नंबर से ही डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे चूँकि ये पूरा जो हमारा एक पूरा सेटअप है, पूरा 3 स्टेटमेंट का सेट है, इस सेट में एक कंक्लूज़न अगर हमने डिटेक्ट कर लिया है, बाकी जो प्रोपोजिशन बच जाता है वो भी प्रीमिस ही होगा। ऐसा हम सामान्य बुद्धि से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला जो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं वो आगे जो 3 एग्ज़ाम्पल्स और हम देखेंगे उनमें एक ख़ास बात यह है कि ये तीनों ही एंथीमिम हैं, और एंथीमिम्स की खासियत पहले ही बताई गई है कि इनमें कुछ बातें अनकही रहती हैं, यानी कि कम्प्लीटली जो आर्गुमेंट है उसको कहा नहीं गया है, उसमें कुछ अनस्टेटेड प्रोपोजिशंस हैं। नो एंथीमिम्स आर कंप्लीट, सो दिस आर्गुमेंट इज़ इनकम्प्लीट। ये जो 2 प्रोपोजिशंस का सेट है, इसमें सो इंडिकेट तो कर रहा है कंक्लूज़न आ गया, उसके पहले वाला जो प्रोपोजिशन है बच जाता है, वो प्रीमिस हो जाता है। ये इसको डिसाइड करने में, प्रीमिस कंक्लूजन को डिसाइड करने में यहाँ समस्या नहीं है। आप ये ज़रूर देखें कि ये जो एंथीमिम है इसमें कौन सा ऐसा प्रोपोजिशन है जो अनस्टेटेड है, और डिस्कशन फोरम में अवश्य बताएं। हम लोग इसको डिस्कस भी आगे कर सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट छूटा हुआ है। अगला जो एक एंथीमिम मैं आपके सामने रखूँगा, ऑल प्रपोजल्स इन द ग्रीन फोल्डर वर रिजेक्टेड एंड ऑल ऑफ आवर प्रपोजल्स वर इन द ग्रीन फोल्डर। ये जो आप देख रहे हैं ये एक आर्गुमेंट तो है लेकिन एंथीमेटिक फॉर्म में है, यानी कि इसमें कुछ अनस्टेटेड प्रोपोजिशन है, और अनस्टेटेड जो प्रोपोजिशन है वो अनफॉर्चुनेटली वही कंक्लूज़न है। इन दोनों को पढ़ने के बाद, इन दोनों के ऑथर के इंटेंट को और कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद आप खुद भी ये कंक्लूज़न डिराइव करेंगे कि all proposals in the green folder were rejected. If all proposals in the green folder were rejected and all of our proposals were in the green folder, it means that, it follows that all of our proposals were rejected. अगला इसी तरह का एक और एंथीमिम हम देखेंगे, क्रिस नेवर स्टडीज़। क्रिस कभी भी पढ़ाई नहीं करता है, और क्रिस प्रोबेबली वोंट डू वेल इन हिज लॉजिक क्लास। ये एंथीमिम है, और एंथीमिम होने के साथ साथ इसमें आपको कोई इंडिकेटर भी नहीं दिख रहा है, और ये दोनों बातें एक साथ आ गई हैं, ना इंडिकेटर है और साथ में अनस्टेटेड प्रोपोजिशंस भी हैं। फिर भी हम इसके कॉन्टेक्स्ट को देख करके ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कंक्लूज़न है वो जो सेकंड स्टेटमेंट है, क्रिस प्रोबेबली वोंट डू वेल इन हिज लॉजिक क्लास, ये बात कंक्लूज़न है, और इसके पहले का जो हमारा स्टेटमेंट है क्रिस नेवर स्टडीज़, ये प्रीमिस है। और जो एंथीमिम है, अनस्टेटेड प्रोपोजिशन है, जिसकी वजह से ये आर्गुमेंट एंथीमिम है, वो आप डिस्कवर करेंगे। इस लेक्चर को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे अगले वीक में। थैंक यू।